हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस के ही क्वेश्चन है, तो उसमें से जो हम लोग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, यानी मैथ पेडागोजी का आज हम लोग पार्ट डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको डेली 3 बजे मिलती है, यानी ये क्लास जो है आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आल सब्जेक्ट यानी आपका सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, तो सभी की हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डेली 3 बजे प्रीवियस के क्वेश्चन की आपको क्लास मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है टीचिंग से रिलेटेड। एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी यहाँ पे करवाई जाती है। तो अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 3 बजे और 5 बजे अगर दोनों क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई है कि, यानी जो पहला क्वेश्चन है मैथ पेडागोजी का, इसमें बात कही गई है कि फैजा कहती है कि 1/8 और आपका 1/2 से बड़ा है, यानी जो भिन्न है ये क्या है, 1/8 से और आपका 1/2 से बड़ा भिन्न है, यानी कि 1/8 जो है आपका और 1/2 से क्या है, बड़ा है। तो जो है फैजा द्वारा की गई इस त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी जो त्रुटि हो रही है फैजा के द्वारा, तो उसमें सबसे उपयुक्त क्या है, यानी किस वजह से जो है वो फैजा से गलती हो रही है। तो यह एक डैश डैश है, तो आपका कार्य विधिक त्रुटि है, या फिर अवधारणात्मक त्रुटि है, या फिर लापरवाही कर रही है बच्ची इस वजह से गलती हुई है, या फिर भाषा की त्रुटि है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें आंसर होगा आपका सेकंड, यानी अवधारणात्मक त्रुटि है बच्चे में। बच्चा जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है। ठीक है, तो क्या है, अवधारणात्मक त्रुटि बनी हुई है बच्चे में। तो आंसर आपका जो है सेकंड हो जाएगा। लापरवाही त्रुटि नहीं है, क्योंकि अगर लापरवाही कर रही होती तो वो ये ना बता पा रही होती कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है। ठीक है, तो लापरवाही यहाँ पे नहीं हो रही। भाषा की भी त्रुटि नहीं है, क्योंकि क्या वो क्लीन बता रही है कि ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, यानी जो भिन्न है वो क्या है, 1/8 जो है 1/2 से क्या है, बड़ा है, तो वो क्लियर बता पा रही, तो उसमें भाषा की कोई त्रुटि नहीं है। कार्य विधिक जो त्रुटि, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर आपका जो है सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बात कही गई है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम जो है डैश डैश होना चाहिए, यानी आपका जो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है गणितीय पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पहला है सुसंगत और जो है स्थैतिक होना चाहिए, यानी कि सुसंगत और आपका स्थैतिक होना चाहिए, या फिर महत्वाकांक्षी और आपका स्थैतिक हो, या फिर स्थैतिक और आपका गतिविधि पर केंद्रित हो, या फिर महत्वाकांक्षी और आपका सुसंगत हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आपका आंसर होगा 4, यानी महत्वाकांक्षी हो और साथ ही साथ क्या हो, सुसंगत भी हो। यानी कि क्या है, बच्चे जो है वो कनेक्ट कर पाए चीजों को, कि क्या पहले, यानी आप स्टेप वाइज पढ़ाएंगे। पहले आप बच्चों को देखेंगे कि बच्चों को गिनती आ रही है कि नहीं आ रही, टेबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फिर आप ऐड करना सिखाओगे, फिर आप जो है फिर धीरे धीरे क्या आप आगे जो है बढ़ाते चले जाओगे। यानी तो सुसंगत भी होनी चाहिए, यानी जो आप मैथ के दौरान, यानी गणित पाठ्यक्रम जो है आपका, मैथ पाठ्यचर्या जो बनी हुई है, उसमें क्या है, जो आप लर्निंग करवा रहे हो, तो एक दूसरे से कनेक्ट भी होनी चाहिए। क्योंकि ये तो नहीं आप बच्चे को 1 2 नहीं आ रहा है, आप उनको ऐड करना सिखा रहे हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए महत्वाकांक्षी भी हो और साथ ही साथ सुसंगत भी होनी चाहिए। तो आपका आंसर जो है वो 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बात कही गई है कि प्राथमिक कक्षा के अधिगमकर्ताओं में विजयी चिंतन को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको जो है आधार के रूप में लिया जा सकता है। यानी कि प्राथमिक स्तर की बात चल रही है और बच्चों में विजयी चिंतन आप विकसित करना चाहते हैं, यानी क्या है, विजयी चिंतन जब विकसित करना चाह रहे हैं, तो कौन से आधार, यानी निम्नलिखित में से जो है किसको आप आधार के रूप में लेंगे, यानी किसको आप जो है आधार बनाएंगे। तो पहला है आकृतियों की पुनरावृत्ति वाले सरल जो है प्रतिमानों से आरंभ करना और फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की ओर बढ़ाना जिनमें संख्याएं भी शामिल हों, या फिर बीजीय जो है समीकरणों का परिचय देने के लिए ग्राफिक विधि का उपयोग करना, या फिर समस्या को हल करने के लिए बीजीय सर्व समीकरणों का जो है परिचय देना, या फिर
दैनिक जीवन में बीज गणित के उपयोग पर बल देना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है इसमें आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका फर्स्ट आंसर होगा, यानी कि आकृतियों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए और साथ ही साथ जो सरल प्रतिमानों से प्रारंभ करना चाहिए, यानी कि पहले क्या है इजी यानी सरल से आप स्टार्ट करेंगे, फिर क्या है फिर ऐसे जटिल प्रतिमानों की और आप बढ़ावा देंगे जिसमें से संख्याएं भी इंक्लूड होनी चाहिए। तो आंसर आपका जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके ऑप्शन नहीं होंगे तो फर्स्ट आपका जो है ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें बात कही गई है कि जब 25 को 7 से गुणा करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी ने क्या किया, 7 बार 25 को जोड़ा। यानी कि जब 25 से बोला गया कि 7 को आप गुणा करिए तो बच्चे ने क्या किया, 25 को क्या किया यानी 7 बार जो है जोड़ दिया। ठीक है, विद्यार्थी ने 7 बार 25 को जोड़ा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में सही है, यानी बच्चे ने जो एक्टिविटी की है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से सही होगा। पहला है अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है, या फिर विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति का शिक्षक द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता है, या फिर विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से योग की समझ को गुणन तक जो है विस्तृत किया, या फिर विद्यार्थी के पास योग और व्यवकलन दोनों की अवधारणा जो है धारणात्मक समझ नहीं है। यानी कि बच्ची जो है क्या कर रही है, 25 को बोला गया कि आप 7 से गुणा करिए तो वो 7 बार जो है 25 को जोड़ रही है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सही होगा, क्योंकि विद्यार्थी ने सृजनात्मक रूप से, क्योंकि बच्चे ने क्या किया अपना दिमाग उसमें लगा दिया। ठीक है, बच्चे के पास अपना दिमाग उसने ऐड कर दिया, उसने कुछ अपना अनुभव उसने लगा दिया, यानी सृजनात्मक रूप से योग की समझ को जो है गुणन का विस्तृत रूप कर रही है। तो आंसर आपका क्या है थर्ड सही होगा, क्योंकि वो क्या कर रही है योग यानी वो जोड़ रही है, उसमें कुछ अपना उसने अनुभव लगाया कि अगर हम इसको जोड़ देंगे तो संख्याएं उतनी ही निकल आएंगी। आंसर आपका क्या है थर्ड सही होगा। फर्स्ट भी आपका नहीं होगा, आपका सेकंड भी नहीं होगा, यानी आकलन नहीं किया जा सकता, तो ये भी आपका कहना गलत हो जाएगा। व्यवकलन दोनों की जो अवधारणात्मक समझ नहीं है, तो ये भी कहना गलत होगा। अगर बच्ची में समझ ना होती तो वो ऐड करना नहीं सीख रही होती, क्योंकि ऐड करना उसने अपने अनुभव से, जो उसने योग सीखे थे वहां से उसने जो है इंक्लूड कर दिए। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बात कही गई है क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता का जो है सर्वाधिक उपयुक्तता से डैश के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि प्राथमिक स्तर की बात चल रही है और बच्चों की गणितीय तर्क क्षमता को कैसे आप जो है पता लगा पाएंगे कि बच्चे में जो है गणितीय तर्क क्षमता है। तो पहला है गृह कार्य के लिए दिए गए प्रश्नों को जो है चरण दर चरण पूरा करना, या फिर बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित नियमित परीक्षाओं में सफलता, या फिर उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करने, या फिर औपचारिक कलन विधि को कंठस्थ करने। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है आंसर आपका थर्ड होगा, यानी उनकी त्रुटियों का जो है विश्लेषण करने। ठीक है, तो उनकी त्रुटियों का जब आप विश्लेषण करेंगे यानी कि आप समझेंगे कि बच्चे से कहाँ पे गलती हुई है, यानी कि तर्क क्षमता का सर्वाधिक उपयुक्तता से डैश डैश के द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। तो उनकी त्रुटियों का विश्लेषण करने यानी कि आप समझेंगे कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे बच्चे के द्वारा गलती हुई है, कहाँ पे बच्चा जो है चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे उसके द्वारा मिस्टेक हो रही है। तो इसका जब आप आकलन करेंगे यानी विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बच्चे में तर्कीब क्षमता डेवलप हुई है या फिर नहीं हुई है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। बाकी जो है आपका औपचारिक कलन विधि में कंठस्थ आपको नहीं कराना है। पहला जो दिया गया है गृह कार्य, तो गृह कार्य आप दे रहे हो चरण दर चरण, यानी आप स्टेप वाइज स्टेप जो है होमवर्क ही बच्चे को देते जा रहे हो, तो उसमें बच्चे में तर्क क्षमता जो है विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित अब जो नियमित परीक्षाएं करा रहे हो, तो जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है फिक्स होता है कि इसके 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से ये आंसर जो है बच्चे में मतलब ये इसके आंसर होंगे, तो उसमें बच्चे में तर्क क्षमता जो है विकसित नहीं होगी। लेकिन बच्चों की आप त्रुटियों का विश्लेषण कर रहे हो तो इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि बच्चे में
तर्क क्षमता जो है उपयुक्त है या फिर नहीं है, कहाँ पे बच्चे को दिक्कत हो रही है, कहाँ पे उसकी लर्निंग जो है बेहतर नहीं हो पा रही है। आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बात कही गई है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है। यानी आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा जा रहा है कि गणित के प्रति जो है बच्चों में क्या होता है, भय होता है और साथ ही साथ असफलता भी होती है। क्योंकि अगर क्लासरूम में मान के चलिए 30 बच्चे बैठे हुए हैं तो आप मतलब मान सकते हैं कि 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ से दिक्कत होती होगी, जिनको क्या है मैथ से डर लगता होगा कि हाँ ये तो मैथ है, मुझे मैथ पढ़नी है। तो थोड़ा बहुत जो है मैथ से बच्चे डरते होते हैं। तो ये उत्तरदायी यानी इसका रीजन क्या होगा कि आखिर बच्चों में डर और असफलता क्यों होती है। तो पहला है प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, या फिर गणित की संचयी प्राकृत, या फिर जेंडर विशिष्ट योग्यताएं, या फिर रचनात्मक आकलन तकनीकी। सही विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है इसमें आंसर होगा 2 यानी कि ए और बी। ए और आपका बी सही होगा यानी प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व और साथ ही साथ गणित की संचयी प्रवृत्ति। यानी आप समझेंगे कि गणित की कैसी प्रवृत्ति है। गणित को आप नेचुरल आराम से बच्चों को भय ना लगे, बच्चे को आप आराम से जो है उसकी लर्निंग करवाएं, बच्चे को सिखाएं। वो प्रतीकात्मक यानी आप एग्जाम्पल के थ्रू भी बच्चे को लर्निंग करवाएं तो इससे क्या होगा, बच्चा बेहतर तरीके से उसकी लर्निंग हो पाएगी। जेंडर विशिष्ट योग्यताएं होती ये आपका नहीं होगा क्योंकि जेंडर ये कोई नहीं है कि लड़कियां नहीं मैथ को सीख सकती या फिर लड़के नहीं सीख सकते। जो भी प्रैक्टिस करेगा, जो भी टाइम देगा, वो उसकी लर्निंग बेहतर हो पाएगी। आपका 4 भी नहीं होगा यानी आपका डी भी नहीं होगा। आंसर आपका ए और बी यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें बात कही गई है कि एक आयत से किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हुए सबसे जो है सामान्य रूपांतरण जो शिक्षक इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के सूत्रों को संबंधित करने के लिए करता है वह है। यानी कि एक आयत है और एक चतुर्भुज है, क्षेत्रफल निकालते टाइम क्या कर रही है, उनकी आकार, उनकी आकृतियों जो है और साथ ही साथ क्षेत्रफल के जो सूत्र हैं उनमें क्या है, संबंध बना रहा है, संबंध के लिए करता है। तो वह होगा पहला है पलटना, या फिर घूर्ण, या फिर आपका होगा यह रूपांतरण संभव नहीं है, या फिर हस्तांतरण। तो आंसर आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका फर्स्ट आंसर होगा यानी पलटना। ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आंकड़ों का प्रबंधन के शिक्षण के संबंध में सही है। यानी कि प्राथमिक स्तर की बात हो रही, आंकड़ों का प्रबंधन करना है तो उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला है इसका परिचय नहीं देना चाहिए क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी जो हैं आंकड़ों को संभाल नहीं पाएंगे। यानी कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं वो आंकड़े नहीं समझ पाएंगे। तो ये कहना आपका गलत होगा क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे जो हैं वो अगर आप आंकड़े दे रहे हो तो धीरे धीरे करके वो समझना स्टार्ट कर देंगे। यानी अगर आप शुरुआत कर रहे हो निची क्लास से यानी प्राइमरी स्तर से तो बच्चे क्या धीरे धीरे वो समझना शुरू कर देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि वो आंकड़ों को नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, यह अंकगणित और ज्यामिति में गणितीय अवधारणाओं से संबंध नहीं है। तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा क्योंकि अंकगणित और ज्यामिति जो गणितीय अवधारणा इससे संबंधित होता है। थर्ड है इसका प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से परिचय दिया जा सकता है। यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में अनौपचारिक रूप से यानी कि बच्चा खेल के माध्यम से जो है सीख सकता है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी जो है इसे अपने दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका जो है थर्ड होगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं, अगर आप उन्हें अनौपचारिक रूप से यानी बच्चे अपनी रियल लाइफ में अपने घर में भी सीख रहे हैं, कहीं वो गए कोई प्रोजेक्ट कार्ड दिया आपने तो वो कहीं अपने इन्वायरमेंट से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो स्कूल आ रहे हैं तो रास्ते में भी वो कुछ चीज़ों को देख रहे हैं। तो यानी बच्चे क्या है वो धीरे धीरे करना अनौपचारिक रूप से वो परिचय देंगे यानी परिचित होंगे, फिर क्या है वो अपने दैनिक जीवन के अनुभव से भी वो जोड़ पाएंगे। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। या उच्च जो है संज्ञानात्मक कौशल की जो अपेक्षा रखता है तो ये आपका नहीं होगा, आंसर आपका थर्ड सही होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बात कही गई है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित में जो है हस्तकौशल सहायक सामग्री के उपयोग के बारे में सही नहीं है। बात हो रही उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो पहला है, ये गणित की जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं, या फिर इनका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है। यानी क्या है, खाली टाइम बिताने के लिए जो हस्तकौशल सहायक सामग्री होती है, यानी कि जो बच्चे हाथों से बनाते हैं, जैसे उन्होंने कोई टेलम बनाया, कोई कुछ चीज उन्होंने क्रिएट कर दी, चार्ट में उन्होंने कुछ बना दिया, तो यानी बच्चे जो हाथों से सामग्रियां बना रहे होते हैं, तो उसमें बात कही जा रही कौन सा उनके बारे में सही नहीं है। अगला है, इनका उपयोग आकलन के लिए एक शिक्षण शास्त्रीय संसाधन के रूप में किया जाता है, या फिर ये गणित की अमूर्त अवधारणाओं के मूर्त प्रस्तुतिकरण में मदद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है 2 ऑप्शन होगा, यानी कि इनका उपयोग गणित की कक्षा में खाली समय बिताने के लिए किया जाता है, यानी कि टाइम पास नहीं हो रहा बच्चे का, तो क्या है वो टाइम पास करने के लिए जो हस्तकौशल सामग्रियां जो हैं बनाई जाती हैं। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि खाली समय बिताने के लिए नहीं होता है, बल्कि क्या है बच्चे में कुछ और अच्छे से कौशल जो है वो डेवलप हो पाए, यानी बच्चा कुछ नया क्रिएट कर पाए। क्योंकि क्या होता है क्लासरूम में लर्निंग के साथ साथ जो है ऐसी एक्टिविटियां भी कराई जा रही होती हैं कि बच्चा और भी चीजें सीख पाए, यानी हर चीज में बच्चा इंटरेस्ट ले। तो क्या है, अगर हस्तकौशल सामग्री बना रहा है बच्चा, जैसे टेलम बना रहा है, ठीक है, चार्ट के माध्यम से कुछ वो बना रहा है, या चार्ट पे कुछ डिजाइन कर रहा है, तो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, बच्चा कुछ क्रिएटिव बनेगा, कुछ नया करने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे जो है बच्चा नया मतलब नई नई चीजें बनाने के लिए इंटरेस्टेड होगा, और साथ ही साथ नई चीजें वो क्रिएट करने की भी कोशिश करेगा। तो आंसर आपका जो है ये नहीं कहना गलत होगा कि बच्चे खाली टाइम के लिए, तो खाली टाइम के लिए तो बच्चे कुछ और भी कर सकते हैं। आंसर आपका सेकंड होगा। बाकी आपके ऑप्शन सही थे, लेकिन क्या है हमको निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर देना था, तो इसलिए आपका 2 ऑप्शन सही होगा। ये गणित की अमूर्त अवधारणाओं से मूर्त प्रस्तुतिकरण में मदद करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे पहले कल्पना करते हैं कि हाँ हमको क्या बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, फिर वो जब बनाते हैं तो क्या है वो मूर्त हो जाता है। बच्चे अब खुद बना मतलब क्रिएट करके देख रहे होते हैं कि हाँ ये जो मैंने बनाया वो कैसा बना, क्योंकि इसके पहले तो कल्पना ही करनी पड़ती है। पहले आप कल्पना करते हो कि हाँ हम क्या चीज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, फिर बनाने के बाद आप प्रेजेंट में देख रहे होते हो कि हाँ ये मैंने क्रिएट किया है। तो आंसर आपका सेकंड होगा, यानी कि खाली समय जो है बिताने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 10 पे। 10 जो है इसमें बात कही गई है कि 10 सेंटीमीटर लंबे जो है लचीले फीते को 5 सेंटीमीटर और खींचा जाता है, यानी 10 मीटर का क्या है लचीला फीता है, जिसको क्या किया 5 सेंटीमीटर और खींच दिया गया। लचीले फीते की नई लंबाई क्या है, यानी कि 10 सेंटीमीटर था, आपने उसको 5 सेंटीमीटर और खींच दिया, तो फीते की लंबाई क्या है। अब ये क्वेश्चन था, आंसर इसका जो दे रही है हेमलता जो है अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष उपयुक्त इबारती जो है सवाल प्रस्तुत करती हैं। मूल अवधारणा जिसकी ओर वह संकेत कर रही हैं वह योग है, अनुपात है, गुणन है, या फिर समानुपात है, यानी बच्चे इसमें योग करेंगे यानी ऐड करेंगे, या फिर अनुपात वाला ये क्वेश्चन लग रहा है, या फिर गुणन है यानी इसको गुणा करना पड़ेगा, या फिर समानुपात है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ए ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 10 का फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी क्योंकि क्या इसमें ऐड करना है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर जो फीता ढीला ढीला था उसको 15 सेंटीमीटर और मैंने 5 सेंटीमीटर और खींच दिया गया, तो ये ऐड करने का जो है सवाल है। तो इसमें आपका योग यानी कि फर्स्ट ऑप्शन होगा, अनुपात भी नहीं होगा, गुणन भी नहीं होगा, समानुपात भी नहीं होगा। इसमें क्या है ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें बात कही गई है कि नीचे दो विद्यार्थियों के बीच अपनी जो है गणित की कक्षा के बारे में हो रहा संवाद दिया गया है, यानी बच्चे दो हैं आपस में डिस्कशन कर रहे हैं मैथ के बारे में। ए जो कहता है मेरे मस्तिष्क में बहुत से प्रश्न घूम रहे थे पर मुझे जो है पूछने में डर लग रहा था, यानी ए बच्चा जो है उसने क्या कहा मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे थे बट मुझे पूछने में जो है वो डर लग रहा था। बी ने क्या कहा मैं गणित में प्रश्न पूछने में बहुत जो है डरती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वे गलत हुए तो कहीं मैं जो है बेवकूफ ना कहलाई जाऊं, यानी बच्ची डर रही है कि अगर मैंने क्वेश्चन किया
तो मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर वो गलत हुए तो ये ना हो क्लासरूम में मेरी सब इंसल्ट करें या फिर मेरा मजाक उड़ाएं। यह संवाद क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो पहला है अध्यापक केंद्रित कक्षा है, यानी कि टीचर सेंटर में है, या फिर गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी है, या फिर गणित की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा जो है बनाए गए बहाने हैं, यानी बच्चे क्या बहाने बना रहे हैं, या फिर अध्यापक की अवधारणाओं के प्रति जो है समझ में कमी है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है इसका आंसर होगा 4, यानी ए और बी, यानी ए और बी आपका, यानी अध्यापक केंद्रित है और साथ ही साथ गणित की कक्षा में भय रहित माहौल की कमी है, क्योंकि बच्चों में क्या है, भय है कि हम अगर सवाल पूछेंगे तो कहीं मेरा मजाक ना उड़ाया जाए। ठीक है, और पहला बच्चा डर रहा है कि मेरे दिमाग में सवाल बहुत सारे चल रहे हैं मैथ के प्रति, लेकिन मैं पूछने से डरता हूँ, तो उसको भी यही फील हो रहा है कि अगर मैंने पूछा कहीं गलत हुआ तो टीचर ने क्या किया, कहीं डांट देगा या फिर टीचर जो है इंसल्ट कर देंगे। ठीक है, जो फ्रेंड है या फिर क्लासमेट जो है वो क्या है हंसेंगे, या फिर जो फ्रेंड है या फिर जो क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे हैं वो जो है मुझ पे क्या है मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो इस वजह से बच्चे जो है डर रहे हैं, तो उनमें क्या है भय रहित माहौल है, यानी भय रहित माहौल की कमी है। बच्चों में क्या है भय भरा पड़ा है। बच्चे को क्या करना है, भय रहित माहौल देना है। बच्चा कैसा भी क्वेश्चन पूछे, उल्टा सीधा जैसा भी वो पूछ पा रहा है उसको क्या है अप्रिशिएट करना है। बल्कि बच्चा कहीं पे भी अगर आपने कुछ भी टॉपिक पढ़ाया तो अगर बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करो और इम्प्रूवमेंट होगा बच्चे में। अगर वो स्टार्टिंग में मान के चलिए वो गलत भी क्वेश्चन पूछ रहा है, बट धीरे धीरे करके वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सही से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें क्या है आपका आंसर होगा 4, यानी कि ए और बी आपके सही है, यानी अध्यापक केंद्रित भी है, क्योंकि बच्चे को सेंटर में नहीं रखा जा रहा है। अगर बच्चे को सेंटर में रखा गया होता तो बच्चे जो है वो डर नहीं रहे होते, क्योंकि बच्चा अगर सेंटर में रहेगा तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए सारी एक्टिविटी प्लान की जाएगी। तो अगर बच्चा सेंटर में होता तो भय रहित माहौल भी नहीं होता, मतलब क्लासरूम में भय रहित माहौल की कमी होती, यानी भय रहित माहौल की कमी होती, क्योंकि क्या है बच्चा जो है वो भय रहित नहीं रहता, वो क्या है हर चीज पूछता अच्छे से, टीचर भी एक्टिव होता, बच्चा भी एक्टिव होता, बच्चे में जो भी क्वेश्चन होते वो पूछ पाता। आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, यानी कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बच्चा अगर पूछता है उसके द्वारा गलत भी बता दिया गया आंसर, या फिर क्वेश्चन उसने ही गलत पूछ लिया है, तो टीचर जो होता है उसको डांट भी देता है, या फिर क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं वो हंसी भी उड़ाने लगते हैं। तो ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए, बल्कि क्लासरूम में ऐसा माहौल क्रिएट करें कि बच्चे को अगर मैथ नहीं भी आ रही तो बच्चा इंटरेस्ट ले। अगर बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो जैसा भी वो कर रहा है पहले उसकी बात समझे, फिर आप आंसर दें कि आपका क्वेश्चन गलत था, ऐसा नहीं इसको ऐसे पूछना था, तो धीरे धीरे बच्चे में इंप्रूवमेंट आएगा। बल्कि क्या करते हैं कुछ टीचर, बच्चा खड़ा हुआ, बच्चे ने क्वेश्चन किया पहले ही, यानी बच्चे ने क्वेश्चन अपना कंप्लीट नहीं किया, बट टीचर की तरफ से बोल दिया गया कि ये क्वेश्चन गलत है, चुपचाप बैठो, तुम तो उल्टा ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। 12 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को जो है स्वतः अधिगमकर्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो पहला है यह सीखना कि क्या सीखना है, या फिर यह सीखना कि कहां से सीखना है, या फिर यह सीखना कि कैसे सीखना है, या फिर यह सीखना कि किससे सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि यह सीखना कि कैसे सीखना है। तो बात कही जा रही एनईपी 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को जो है स्व अधिगमकर्ता बनाने में महत्वपूर्ण होगा। तो ये आपका होगा कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, यानी अगर आपके दिमाग पे ये है कि हमको कैसे इसको सीखना है तो हर चीज आप सीख लोगे। अगर आप में इंटरेस्ट है कि हाँ हमको ये सीखना है तो आप उसके लिए टाइम भी निकाल लोगे, आप उसमें मेहनत भी कर लोगे, आपको चीजें समझ में भी आने लगेंगी और आप वो सीख भी जाओगे। मान के चलिए अगर कोई बच्चा है जिसको डांस करना पसंद है, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको अगर इंटरेस्ट है तो वो टाइम ऐसे मैनेज करेगा कि वो थोड़ा सा टाइम निकाल लेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर बच्चे में इंटरेस्ट है, वो बच्चा अगर ये सोच रहा है कि हमको उसको कैसे सीखना है, कैसे सीखना है, कैसे इंप्रूवमेंट आना है, क्या हम एक्टिविटी करें, क्या प्लान करें, कैसे क्या करें, तो वो है यानी बच्चे की लर्निंग बेहतर होगी, बच्चा सीख पाएगा। आंसर आपका जो है थर्ड सही होगा, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये फीड है कि हमको उसको कैसे सीखना है, कैसे भी करके क्या है सीख लेना है,
कोई भी किसी की भी मदद मिले, कैसे भी रिसोर्स हो, कैसी भी एक्टिविटी हो रही हो। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि हम ये देखते हैं कि हाँ मतलब ये हमको अच्छा रिसोर्स के माध्यम से हमको पढ़ना है, लेकिन अगर आप में ये है कि हमको इसको सीखना है तो कैसा भी रिसोर्स हो आप पढ़ लोगे, आप सीख लोगे। आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 पे। 13 जो है इसमें बात कही गई है कि एक शिक्षक के लिए अनुमान के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। यानी कि एक शिक्षक है, उसमें अनुमान के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। तो पहला है, शिक्षक को यह समझना चाहिए कि अनुमान लगाने का एक ही श्रेष्ठ मार्ग है। या फिर शिक्षक को उन विद्यार्थियों के उत्तरों की जो है अपेक्षा करनी चाहिए जिनके उत्तर जो है अनुमानित उत्तर से काफी दूर हैं। या फिर शिक्षक को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट है। या फिर शिक्षक को विभिन्न यथोचित जो उत्तरों के परास यानी रेंज के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात जो है उन पर चर्चा करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है 4 ऑप्शन होगा, यानी कि शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों के जो है अवसर दिए जाने चाहिए और साथ ही साथ उस पर चर्चाएं भी करनी चाहिए। यानी उसके पश्चात क्या है, उस पर आप क्लासरूम में चर्चाएं भी कर रहे हो। तो आंसर आपका 4 सही होगा, क्योंकि क्या है इसमें चर्चा हो रही है और जहाँ पे क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा होगा वो आपका ऑप्शन बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें बच्चे एक्टिव होते हैं, बच्चा भी एक्टिव होता है, साथ ही साथ टीचर भी एक्टिव होता है। तो आंसर आपका 4 सही होगा। प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट हो, ये आपका कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ बच्चे जिनका अनुमान निकट है आप उन्हें क्या प्रोत्साहित कर रहे हो तो बाकी बच्चे क्या है, बच्चों में हीनता की भावना आएगी और ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि हमको हर बच्चे को इम्प्रूवमेंट कराना है, हर बच्चे को हमको इंक्लूड करना है। आप किसी एक बच्चे को जो है अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अगला जो है, शिक्षक को उन विद्यार्थियों के उत्तरों की अपेक्षा करनी चाहिए जिनके उत्तर जो है अनुमानित जो उत्तर से काफी दूर है, यानी कि बिल्कुल भी वो सही नहीं बता पा रहे हैं, तो ये भी आप नहीं करेंगे। आंसर आपका 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, गणित में नैदानिक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। यानी कि जो गणित है उसमें नैदानिक परीक्षा जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा। माता पिता को बच्चे के लिए घर पर जो है ट्यूशन रखने के लिए आप बल देंगे, यानी विशिष्ट। या फिर बच्चों की जो है रिपोर्ट कार्ड बनाना। या फिर गणित में बच्चे की सीखी गई जो है कमियों को पहचानना। या फिर बच्चों को कक्षा के विभिन्न जो है खंडों में बांटना। तो नैदानिक परीक्षण यानी कि आप बच्चे को समझ रहे हो कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो रही है, बच्चे के द्वारा कहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के ही माध्यम से आपको पता चलता है कि कहाँ पे बच्चे के द्वारा दिक्कत हुई है या फिर कहाँ पे टीचर के द्वारा दिक्कत हो रही है। टीचर बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, टीचर जो है हर चीज को इंक्लूड कर पा रहा है कि नहीं, बच्चे जो है टीचर की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो रही है, बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से समझ में आ रहा है तो टीचर एक्टिविटी के माध्यम से लर्निंग करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। तो यानी लर्निंग के दौरान जो भी एक्टिविटी हो रही होती है वो आपका नैदानिक परीक्षण के माध्यम से पता चलता है कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है इसमें थर्ड ऑप्शन होगा, यानी गणित में बच्चे की सीखने में जो है रह गई कमियों को समझना। यानी बच्चे ने जो लर्निंग की है, बच्चा जो सीख रहा है उसके द्वारा कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे कमी है कि बच्चा जो सीख नहीं पा रहा है, तो वो आपका नैदानिक परीक्षण के माध्यम से पता चलता है। और नैदानिक परीक्षण जब हो रहा होता है तो इसमें टीचर की भी एक्टिविटी समझ में आ रही होती है और साथ ही साथ बच्चे की भी एक्टिविटी समझ में आ रही होती है, क्योंकि जब परीक्षण होता है यानी एनालिसिस जब हो रहा होता है तो टीचर जो है और बच्चे दोनों का हो रहा होता है। आंसर आपका जो है वो थर्ड सही होगा। आप ट्यूशन की बात नहीं करेंगे, ना ही रिपोर्ट कार्ड बनाना होगा, ना ही आपका खंडों में बांटना होगा। आंसर आपका थर्ड होगा, क्योंकि बच्चों की कमियों के बारे में आपको पता चल पाएगा, उसके बाद आप उपचार करेंगे, यानी उसके बाद आप उनकी मदद करेंगे उनकी नीड के अनुसार जहां पे आपको जरूरत होगी बच्चों की। आगे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है कि गणित की कक्षा में एक जो है विद्यार्थी कहता है कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत दोनों है। यानी कि एक बच्चा क्या कह रहा है कि जो एक वर्ग है और एक समांतर चतुर्भुज है और एक आयत, ये क्या है, दोनों एक हैं। वह आगे कहता है कि सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। यानी जितने आयत हैं वो क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। वेन हिले की ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार
विद्यार्थी ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर है? तो संबंधिता पर है, या फिर विश्लेषण पर है, या फिर दृश्यीकरण पर है, या फिर आपका स्वयं सिद्धि है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बच्चा जो क्या है वो संबंध बना पा रहा है। तो आंसर आपका जो होने वाला है फर्स्ट, यानी कि संबंधता, यानी बच्चा जो है वो चीजों को कनेक्ट कर पा रहा है, बच्चा जो समझ पा रहा है कि जो आयत है और जो मतलब चतुर्भुज है वो क्या है, एक दो यानी दोनों हैं, और साथ ही साथ आयत भी समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चा क्या है, इसका आंसर आपका फर्स्ट ना होकर के सेकंड होगा, क्योंकि बच्चा जो विश्लेषण कर पा रहा है, बच्चा विश्लेषण करके समझ पा रहा है कि क्या है, जो एक वर्ग है, एक समांतर चतुर्भुज है और एक आयत है, दोनों है। वह आगे कहता है कि सारे आयत भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो बच्चा जब एनालिसिस करेगा तभी वो चीजों को समझ पाएगा कि वर्ग क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, आयत क्या है। ठीक है, आंसर आपका सेकंड होगा, फर्स्ट के लिए माफ करिएगा, आंसर आपका इसमें सेकंड हो जाएगा। वैन हिले की थ्योरी मैंने डिस्कस की हुई मैथ पेडागोजी में, यानी कंटेंट की क्लास में, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारे स्टेप मैंने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो इसमें आपका आंसर जो है फर्स्ट यानी सेकंड आपका आंसर होगा, क्योंकि बच्चा फर्स्ट स्टेज पे जब होता है तो उसका ध्यान जो होता है शेप साइज पर होता है, कि ये जो समोसा की तरह बना हुई आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये वर्ग है, ये आयत है, तो बच्चे का ध्यान कहाँ पे होता है, उनके आकार पे होता है। इसमें बात कही जा रही कि बच्चा समझ पा रहा है कि ये जो मतलब वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है और आयत है, ये क्या है, सब एक जैसे हैं। तो आंसर आपका इसमें थर्ड होगा, क्योंकि बच्चा समझ करके एनालिसिस कर पा रहा है, आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि आपके 15 ऑफ कितने सही हुए हैं, क्योंकि कमेंट में जब आप अपना स्कोर बताओगे तो आपका एनालिसिस होगा कि कितने आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं। तो इसलिए कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। बाकी ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की कर रहे हो, तो 3 बजे अगर 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका पेपर 1 भी क्लियर हो जाएगा और पेपर 2 भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको क्लासेस भी मिलती हैं सीटेट की, और साथ ही साथ बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं। तो अगर आप जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप 2 बजे की जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा जो भी सीटेट पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो। 3 बजे की क्लास में हम लोग सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि कंटेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमको प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब बचा हुआ नहीं है। तो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन से ही करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।